आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें फेफड़ों की नलियों में सूजन आ जाती है। यह अक्सर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन प्रदूषण जैसे कारक भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं, यानी इसे बढ़ा सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लंबे समय तक खांसी और फिर कफ की समस्या से दो चार होते रहते हैं। इतना ही नहीं, बदलते मौसम में ब्रोंकाइटिस के मरीज सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। ब्रोंकाइटिस के दौरान लोग बंद बंद सा महसूस करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सांस की नली सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ब्रोंकाइटिस की समस्या में व्यक्ति को बार बार खांसी आती है, दिन हो या रात हो, वो इस चीज से परेशान रहता है। यदि आपको लगातार कई दिनों तक खांसी आ रही है और उसके साथ बलगम की भी शिकायत है, यानी कब भी अगर आपको आ रहा है, तो ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके लक्षण हैं लगातार खांसी आना, सिर में दर्द, सांस लेने में आवाज आना और सांस लेने में कठिनाई होना। फेफड़ों में सांस जिस रास्ते से आती और जाती है उस अंग को श्वास नली कहते हैं। यदि श्वास नली में जलन और सूजन हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो अब आज की तारीख में, चूंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में ये एक आम सी बीमारी हो चली है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जोड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज गोयल हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष गोयल जी हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अमित शर्मा हैं, ईएनटी के विशेषज्ञ हैं। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया और स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। मनोज जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ब्रोंकाइटिस सभी ने सुना होगा, लेकिन ब्रोंकाइटिस होता क्या है? आम अगर हम दर्शकों की भाषा में, आम लोगों की भाषा में इसको समझना चाहें तो ये ब्रोंकाइटिस होता क्या है? देखिए, आपने जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया उससे ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर सांस की नलियाँ, जिनको श्वसन नलियाँ कहते हैं या ब्रोंकाई कहते हैं अंग्रेजी में, उनकी जो लाइनिंग होती है, जो उसकी म्यूकोजा होती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग का मतलब ये होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसकी वजह से जो सांस की नलियाँ हैं उनमें जकड़न पैदा हो जाती है, स्टिफनेस पैदा हो जाती है, जिसे हम लोग स्पैज़म कहते हैं। और इस सूजन की वजह से बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। चूँकि सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, इसलिए जो सांस का रास्ता है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए सांस का जो आना जाना, यानी कि जो हवा का आना जाना है फेफड़ों में, उसमें रुकावट महसूस होती है। इसलिए सांस की तकलीफ होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जिसे कि हम लोग डिस्निया कहते हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉमनली कहते हैं। और उसके साथ जो बलगम है वो लगता है जैसे कि अंदर फंस गया है, या बलगम अगर निकलता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी स्टिकी भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और एक साउंड आती है जिसे कि हम लोग कहते हैं विजिटिंग साउंड, या जिसे कि वीजिंग कहते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो रात में ज़्यादा होते हैं। रात में ही ये शुरुआत अक्सर होती है, जिसमें कई बार ये होता है कि पेशेंट कहते हैं कि उनको खांसी आ रही है जो कि जा नहीं रही है, और रात में खांसी बनी रहती है। शुरुआत में कई बार ये होता है कि केवल खांसी की प्रॉब्लम होती है, सांस की इतनी तकलीफ नहीं होती, पर अगर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आती, धीरे धीरे सांस की तकलीफ भी आनी शुरू हो जाती है ना। ब्रोंकाइटिस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस तो ये है कि जो कि हफ्ता रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, आएगा और चला जाएगा, जो आमतौर पे किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या पोल्यूशन या सिगरेट की एक्सपोजर से किसी वजह से या मौसम बदलने पे हो जाता है, ठंडी गर्मी इन सब के चक्कर में। आमतौर पे किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह होता है, जो कि बार बार नहीं होता, एक बार होता है या फिर कभी बाई चांस आगे हो गया। बट जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो परसिस्टेंट होती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। उसमें मरीज को ये सारे के सारे सिम्टम चलते रहते हैं। सांस लेने की तकलीफ होती है इन लोगों में, आमतौर पर शुरू में ज़्यादा चलने पे होती है, मेहनत करने पे होती है, धीरे धीरे बैठे बैठे भी होने लगती है। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसका प्रमुख कारण स्मोकिंग और पोल्यूशन है, ये हमारे प्रमुख कारण है। तो इस तरह से हम ब्रोंकाइटिस को समझ सकते हैं, जो कि एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है। पर दोनों में लंग के जो सांस की नलियां हैं उनमें सूजन आती है, जकड़न होती है, वीजिंग साउंड आती है, बलगम निकलता है। और कई बार इन लोगों को बहुत ज़्यादा चोकिंग हो जाता है, जिसमें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत कमी हो जाती है, और हो सकता है आईसीयू में भी एडमिट होना पड़े। ठीक है, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया मनोज जी। लेकिन डॉक्टर पीयूष जी, एक आम आदमी को कब समझ में आए या फिर उससे कब लगे कि नहीं ये ब्रोंकाइटिस है? ये लक्षण क्या क्या है जब लगे कि नहीं ये सारे सिम्टम आ चुके हैं तो ये ब्रोंकाइटिस है? देखिए, जैसे डॉक्टर मनोज ने बड़े अच्छे से समझाया है कि
ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है सांस की नालियों में इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है वो 5-7 दिन 10 दिन चलता है, और क्रॉनिक जो है बहुत महीनों तक भी चल सकता है, जिसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पेशेंट के लिए। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर और या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी का बार बार आना, सांस 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 का फूलना, और कभी कभी सांस के फूलने के साथ कुछ सीटी जैसी आवाजें भी आती हैं लंग्स के अंदर से, जिसके अंदर जब जो आवाजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो हमारी जो सांस की नालियां हैं, एयरवेज जो हैं, विंड पाइप जो हैं, छोटे छोटे जो विंड पाइप्स हैं वो नैरो हो गए हैं, जिनमें से आवाज जब बाहर निकलती है तो वो विस्लिंग साउंड्स पैदा करते हुए बाहर निकलती हैं, और बलगम बनना, बार बार बलगम बनना क्रॉनिकली। और इसके बाद जो है कभी कभी क्या है कि जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो फीवर भी रहता है पेशेंट्स को। तो जब भी आपको लगे कि आपको क्रॉनिक कॉफ है, कई बार हम इसको लाइटली ले लेते हैं कॉफ को, खांसी को, कभी कभी हम ब्रीदिंग ट्रबल को भी नॉर्मल एज रिलेटेड मान लेते हैं, और बलगम को भी हम कहते हैं कि भाई ये तो पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में, इसकी वजह से बन गया है। तो ये सारे सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हों तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नहीं तो ये प्रॉब्लम अगर ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया तो इसको कंट्रोल करना और उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अमित जी। जी, ये होता क्यों है? हमने ब्रोंकाइटिस पर गोयल सर ने बताया, विस्तार से समझाया, लक्षण बताए गए, लेकिन ये होता क्यों है, एक आम दर्शक अगर समझना चाहे तो? बेसिकली सर, इसमें देयर आर टू वैरायटीज, अक्यूट एंड द क्रॉनिक। जो अक्यूट सिचुएशन होती है उसमें वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आते हैं, और जो क्रॉनिक वैरायटी है उसके अंदर यूजुअली स्मोकिंग एंड इरिटेंट्स पार्ट प्ले करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टू टाइप ऑफ एटियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस वी आर टॉकिंग अबाउट, अक्यूट या क्रॉनिक। अक्यूट इन्फेक्शियस है ज्यादा, और क्रॉनिक में स्मोकिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो क्या केवल यही दो वजह हैं ब्रोंकाइटिस होने की, या फिर कुछ और भी वजह हैं अमित जी? नहीं सर, ओके, आप ही से सवाल है जी। अच्छा सर, तो ये स्पेक्ट्रम है सर। यूजुअली व्हेन इट इज अ इन्फेक्टिव कॉज वी विल लुक इनटू एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो उसमें हम यूजुअली बैक्टीरियल या वायरल कॉजेज को देख रहे हैं, और इसी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म जा रहा है तो फिर हम डायग्नोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस इन्वेस्टिगेशंस कि ये टाइप क्या है इसका। ठीक है डॉक्टर मनोज जी, एक सवाल जो है वो जब मैं शो पर आ रहा था तो एक दर्शक ने फोन करके बताया था कि आजकल छोटे बच्चों को, दिल्ली एनसीआर के जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी वजह क्या है और कैसे पहचाना जाए छोटे बच्चों में? अगर आप मान लीजिए कि विद इन 8 ईयर्स के बिलो अगर वो है, 2 से 8 के बीच में, तो कैसे पहचाना जाए और ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है छोटे बच्चों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वास्तव में ये काफ़ी चिंता का विषय है। छोटे बच्चों में अगर इस तरह से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आगे बढ़ के इन लोगों में, जो कि हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी, जिसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज, जो कि जनरली इरिवर्सिबल होती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। और इस बच्चों में होने के कारण यह है कि हमारा जो वातावरण है एक तो बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के लिए उतने कॉशियस नहीं होते हैं। तो अगर वातावरण की बात करूँ तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। जब मौसम बदलता है उसमें कई तरह के वायरसेस आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलेंस होते हैं, जो कि सांस की नलियों में चले जाते हैं। देखो, हमें समझना होगा कि जो लंग है वो सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। हवा जो है वो एटमॉस्फेयर सीधे लंग के अंदर जा रही है। तो अगर हवा साफ नहीं होगी तो वो फेफड़े को गंदा करेगी, और वही कारण हो रहा है। तो जब ये गंदी हवा हमारे फेफड़ों पे जाती है तो जो सांस की नलियाँ होती हैं उस पर रिएक्ट करती हैं, उन पर रिएक्शन पैदा होता है, स्वेलिंग पैदा हो जाती है और जकड़न पैदा हो जाती है। जो बच्चे घर में रहते हैं उनके माता पिता अगर स्मोक करते हैं तो सेकंड हैंड स्मोक भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कि जिसका कि माता पिता को पता नहीं होता। ऐसे ही घर के अंदर बहुत सारे धुएं जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती जलती है। हाँ, अगरबत्ती और धूप बत्ती की भी बात लोग कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी से जी मैंने सुना है कि इससे भी ब्रोंकाइटिस की जी प्रॉब्लम हो सकती है उस धुएं से। जी जी। और मैं बताता हूँ, जैसे कि घर में छौंका लग रहा है, चिमनी नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, कोई मान लो पेट है, कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाला हुआ है, उसके जो डेंडर होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं। कई लोग परफ्यूम लगाते हैं, तरह तरह के रूम फ्रेशनर लगाते हैं,
मच्छरों को भगाने के लिए कुछ डिवाइसेस लगाते हैं जिससे महक पैदा होती है। ये सारी चीज़ें हमारे लंग के लिए इरिटेंट हैं। और जैसे कि सर ने बताया था कि कोई भी इरिटेंट लंग के अंदर जाएगा वो फेफड़ों को स्टिमुलेट करेगा और इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें समझना है कि बच्चों के फेफड़े जो है बहुत छोटे होते हैं। मनुष्य जो बड़ा हो गया उसका फेफड़ा बड़ा है, और हम जो पोल्यूशन एक बच्चे के अंदर जा रहा है, जो गंदगी बच्चे के फेफड़ों में जा रही है, वो उसको ज्यादा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू एन एडल्ट। और बाद में ये धीरे धीरे इतना अगर क्रॉनिक एक्सपोजर बना रहता है और प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो वेपिंग। हमारे देश में वेपिंग बैन है, परंतु फिर भी मैं 8 साल के बच्चों को नहीं, मैं 13 साल 14 साल जो कि स्कूल, वो भी अभी बच्चे ही हैं जो कि बिल्कुल स्कूल के अंदर घुसे ही हैं, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। कहाँ से वेपिंग मिल जाती है, कहाँ से उनको ड्रग्स मिल जाती हैं, वो भी उसका सेवन भी इसका प्रमुख बहुत कारण है। और ये हमारे देश में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है, स्पेशली अगर आप देखो तो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर पीयूष, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, ये पेरेंट्स के मन में होगा। डॉक्टर मनोज जी ने कहा कि धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर छौंका वगैरह जब लगाया जाता है तो वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, चिमनी जो है वो अभी आई है, 15-20 सालों से हमारे घरों में लगने लगी है। मुझे ध्यान में है कि जब हम छोटे थे तो घरों में चिमनी वगैरह नहीं होती थी, और उस समय भी पूजा होती थी, पाठ होती थी, धुआं, अगरबत्ती, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन उस समय बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे और इस तरह की प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आती थी। क्या मान के चलें कि आज के जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, और दूसरा जो हमारा वातावरण है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है? डॉक्टर पीयूष जी देखिए, ये सब बीमारियां सर पहले भी होती थी। बच्चों में प्रॉब्लम्स, चूल्हा जलना बहुत कॉमन होता था पहले, छौंक लगना भी वे तो है ही। बाकी पहले जो सर थोड़ा सा ये भी एक समझना पड़ेगा, पहले जो घर होते थे हमारे, थोड़ा वेंटिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता था उसमें। आजकल जो है थोड़ा वेंटिलेशन का प्रॉब्लम घर में भी है, और आउटडोर पोल्यूशन जो है वो भी एक बहुत मेजर रीजन है जिससे ये सिम्टम्स जो है ना बच्चों में बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं अब। और साथ में जैसे डॉक्टर मनोज सर ने बताया कि जो स्मोकिंग का जो चलन है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स या फिर नॉर्मल फीमेल्स भी जो स्मोकिंग करती हैं, उसके बाद जो प्रेगनेंसी होता है और जो बच्चे हमारे पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो लंग है वो शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज होता है अगर प्रेगनेंसी में फीमेल्स ने, मदर ने सिगरेट का सेवन किया होता है। सेकेंडली, जो सेकेंड हैंड स्मोक है, अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है और बच्चे साथ में हैं, तो उनके लंग्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाती और वो रुक जाती है, जिसकी वजह से बार बार इनको ब्रोंकाइटिस के अटैक होना पड़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, और स्वेरिटी ऑफ अटैक्स भी जो है बढ़ जाते हैं, जिसके लिए बार बार इनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। थर्डली, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से अर्बन सिटीज में ओवर क्राउडेड सिनेरियोज बन रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को इम्यूनिटी लो होने की वजह से इन्फेक्शंस भी जल्दी मिलता है आजकल। हाँ, आजकल जी, ये आपने बड़ी बेहतरीन बात कही है, और इससे 2-4 होते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, या मैं खुद की भी बात करूं तो सारे लोग 2-4 होते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चे जो हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और मैं यकीन से आपको बता रहा हूं डॉक्टर पीयूष जी, मुझे ध्यान में भी नहीं है कि हम बचपन में बीमार कब पड़े थे। मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं अस्थमा की, जो हम पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना हाइजीन हाइपोथेसिस एक वर्ड यूज होता है, हाइजीन हाइपोथेसिस। तो उसमें ये लिखा गया है कि जितना ज्यादा साफ सफाई में बच्चे रहेगा, उसको उतनी जल्दी इन्फेक्शन और एलर्जीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो है बचपन से ही बनता नहीं है। दिस इज लाइक कि मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों को गंदगी में रहना चाहिए या फिर साफ एनवायरनमेंट नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल थोड़ा इम्यूनिटी इस वजह से भी लो है, क्योंकि अब उनका जो कांटेक्ट है आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ या लोगों के साथ वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से माइल्ड इन्फेक्शन ना होके जब भी उनका कांटेक्ट होता है तो इट गॉट सीवियर, बिकॉज इम्यूनिटी इज नॉट देयर, इम्यूनिटी नहीं है इनकी। बाकी डाइट का भी इसमें रोल है, एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल है, और कहीं ना कहीं ये जो मैंने बताया स्मोकिंग और एंड अदर फैक्टर्स, इनका भी सबका रोल है इसके अंदर, कि जो इन्फेक्शंस आजकल की जनरेशन में ज्यादा पाई जाती है, जब आपकी एज में इस चीज को कम देखा जाता था सर।
नहीं, हाँ मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें ध्यान में नहीं रहता था, कभी बीमार वगैरह पड़ जाते थे तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे, मेडिकल शॉप वाला वो दवा देते था 1 रुपए या 2 रुपए की, उसमें ठीक हो जाते थे, तो कभी डॉक्टर के पास जाने की ईश्वर ने नौबत नहीं की। डॉक्टर प्रोफेसर अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बचाव क्या है ब्रोंकाइटिस से बचने के? बचाव क्या हम तरीके अपनाएं कि खुद को और बच्चों को बचा सके? सर बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें पार्ट ऑफ इम्यूनिटी आया है सर जी। सो हम किस तरीके से बच्चों की या अपनी इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंडली, टू अवॉइड द रीजंस व्हिच वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग यू ब्रॉट आउट, आपने बोला वेपिंग, एग्जैक्टली वेपिंग सिर्फ ब्रोंकाइटिस नहीं, इट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें इवैली करके भी एक पूरी सिंड्रोम आता है, तो हमें वो भी बचाना है, पॉल्यूशन से बच्चों को बचाना है। सेकेंडली, बिकॉज आई एम एन ईएनटी कंसल्टेंट, आई विल जस्ट ऐड कि ना जो एडिनॉइड्स हैं बच्चों में, एडिनॉइड्स जब सूजन में आते हैं, और वन एयरवे वन पैथोलॉजी का जो कंसेप्ट है कि जो दिक्कत नाक तो गले में हो सकती है वो आपके छाती तक हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों में एडिनॉइड्स की भी सिम्टम्स हैं तो बेटर है कि हम उनको भी ट्रीट करें, क्योंकि एक बार अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे हुआ, वो पूरी छाती में नीचे तक भी खराबी कर सकता है। अमित जी, चूंकि आपने एडेनॉइड का जिक्र किया, एक सवाल मेरे दिमाग में है कि कई बार ये कहा जाता है कि अगर बच्चे को, अगर वो उसकी एज 13 से कम है, एडेनॉइड की प्रॉब्लम है, तो दवा देकर उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि एडेनॉइड को निकालने की जरूरत नहीं, एडेनॉइड जो है वो 12 से ऊपर अगर जाते हैं एज में तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा है सर, आई वांट टू टेक अप दिस। सर एक्चुअली होता क्या है, 12 साल तक अमूमन तौर पे आपके जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जो एडिनॉइड एक है वो बढ़ता है, लेकिन ये बाय रूल नहीं है सर। आई हैव सीन पेशेंट्स जिसमें 25 साल की 26 साल में भी एडिनॉइड निकालने पड़े हैं, तो इसमें गाइडलाइन है सर। हम जो एयरवे असेस करेंगे, अगर लेस देन 50% है, नथिंग टू बी डन। 50 से अगर 80% वो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है, तो हम उसके अंदर स्टेरॉइडल स्प्रेज आते हैं, उनको दे सकते हैं 3 महीने तक, यूजुअली उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा 80% से ज्यादा है तो अमूमन तौर पे दवाइयां काम नहीं करती, फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन लेने पड़ते हैं, फिर निकलवाना पड़ता है। सर इसमें थोड़ा सा जजमेंट लेना पड़ता है सर। नहीं, लेकिन उसमें एक दिक्कत और भी आती है जो मैंने सुना है अमित जी, कि अगर एक बार एडेनॉइड आप निकलवा लीजिए तो दूसरी बार होने की भी संभावना रहती है, उससे इनकार नहीं करते आप लोग। सर अच्छा, नहीं सर, मैं इस पे थोड़ा सा वेरी करूंगा। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग, हम एंडोस्कोप से दूरबीन से देखते हुए और कोबलेशन से निकाल रहे हैं उसको, तो आई हैव नॉट रिवाइज एनी ऑफ माय केसेस। दूर दराज से कुछ मेरे पास मरीज आए हैं बाहर से करवा के, हाँ उनका जरूर सर मुझे निकालना पड़ा है। डॉक्टर मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब इसकी दवा क्या है ये दर्शक जानना और समझना चाहते होंगे, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में किस तरह का परहेज करें उस पर हम आएंगे, लेकिन दवा किस तरह की करनी है, डॉक्टर मनोज जी? ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने पूछा। और कई बार क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है बहुत एक इमोशनल इशू है, स्पेशली अगर बच्चों की बात है। और पेशेंट्स की मैं बात बताऊं, और ये मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो साथी हैं उन लोगों का भी एक्सपीरियंस है। पहली बात है, लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मेरे को ब्रोंकाइटिस है या दमा है। वो कहते हैं हमें नहीं हो सकता है सारी चीजें, कुछ उनको कोई रोग नहीं हो सकता। जो नहीं मानता है ना, मैं सही बताऊं मनोज जी, वो कहते हैं अरे हमको कोई रोग नहीं हो सकता, बाद में पता चलता है जब जांच वाच कराते हैं तो रोग होता है। इस चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और हर चीज हंसी मजाक की नहीं होती है, ये हमारे दर्शकों को भी समझनी चाहिए। जी, स्पेशली अगर छोटा बच्चा है, छोटी बिटिया है, उसमें तो पेरेंट्स बिल्कुल भी इस बात को समझने को तैयार नहीं होते कि इसको कोई, अगर मैं बोलूँ कोई दमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं लगता है, पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। तो पहली बात, अगर डॉक्टर ने किसी ने डायग्नोज किया है तो उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ब्रोंकाइटिस ट्रीटेबल कंडीशन से डरने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी चीज़ है, लोग घरेलू इलाज के ऊपर चले आते हैं। घरेलू इलाज में ज़्यादातर ये होता है कि वो कहेंगे कपूर सुंघा दो, है ना, कोई तेल आ जाएगा वो गले पे लगा दो। एक प्रोडक्ट है विक्स, जिसको मैं कहना नहीं चाहता, पर मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि गले पे लगाए जाते हैं। मैंने कहा कोई भी इस तरह का इरिटेट जिसकी स्मेल आ रही है वो आपकी तकलीफ बढ़ा सकता है। जो घरेलू इलाज करते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार करते हैं, कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, उससे और ज्यादा नुकसान होता है। और क्योंकि उनको ये लगता है कि जो डॉक्टर साहब दवाइयाँ देंगे वो नुकसान करेंगी। अगर मैंने किसी पेशेंट को बताया कि भाई इसमें एक इनहेलर है जिसको आप ले लो, या नेबुलाइजर उसको आप ले लो, तो वो कहेंगे ये तो नुकसान करेगा, हम कुछ अपना ही इलाज कर लेते हैं। तो एक तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, या कोई और चीजें करते हैं। तो एक तरह से ना तो डायग्नोसिस में कोई अच्छा डॉक्टर मनोज जी, एक सवाल और भी होगा कि आपने नेबुलाइजर का जिक्र किया। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है, अगर मैं 5 से 10 सालों के बीच की बात करूं, तो नेबुलाइजर का चलन बढ़ा है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा।
हर चीज के लिए नेबुलाइजर थमा दो। हाँ देखिए, ऐसा है, नेबुलाइजर का चलन इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। और आज से अगर आप देखें तो हर साल दर साल हम देखते जाएं तो ये जो प्रॉब्लम है ब्रोंकाइटिस की, दमे की, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, लंग इन्फेक्शन की, साइनस की, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दिन हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो इनकी कमी तो है नहीं, और लोगों के बाद अवेयरनेस, स्पेशली कोविड होने के बाद लोगों को लंग के बारे में अवेयरनेस हो गई है। तो अगर आप देखा जाओ तो हर घर के अंदर आज के नेबुलाइजर मिल जाता है। तो नेबुलाइजर की प्रैक्टिस है, पर अगर वो भी लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी नेबुलाइजर लिया उठ के ले लिया। अगर आपके डॉक्टर बताते हैं तो ही नेबुलाइजर लेना है। तो मैं आपके क्वेश्चन के जवाब में वापस आता हूँ इसी में। तो पहली बात है कि डायग्नोस को एक्सेप्ट करें और जो ट्रीटमेंट बताया गया उसको करें, और घरेलू इलाज ना करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव। तीसरी चीज है, जो ट्रिगर्स हैं उनसे बचाव करें, जैसे धूम्रपान है, धुआं हो गया, छौंका हो गया, फ्रिज से निकले हुए ठंडे पानी की बोतल हो गई, परफ्यूम हो गया, इन सब चीज़ों का परहेज करना है। उसके बाद जो डॉक्टर ने आपको कुछ सलाह दी है, जिसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो कुछ नेबुलाइजर देते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, या कोई छोटा इनहेलर दे देते हैं, उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, जो कि बिल्कुल सेफ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेबुलाइजर और इनहेलर ये फर्स्ट लाइन और बेस्ट लाइन ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, क्योंकि इसमें जो दवा की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और सीधे लंग के अंदर जाती है तो तुरंत आराम भी देती है। तो एक ऐसी चीज है जिससे कि फायदा जल्दी होता है और नुकसान ना के बराबर होता है, और उसको हम लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिसकी इम्यूनिटी कम हो या ज्यादा हो, सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने कोई सलाह दी है इस तरह के नेबुलाइजर की, तो उसका प्रयोग जितना टाइम उन्होंने बताया है वो जरूर करें। जरूर करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष जी, व्यायाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, प्राणायाम है, रेगुलर एक्सरसाइज हैं, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करना, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी डॉक्टर पीयूष जी, अब ये बताइएगा कि खान पान में क्या सुधार किया जाए कि इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो सेब भी आ जाता है, संतरा भी आ जाता है, केला भी आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं, और अगर बीमार नहीं पड़ता है तो फिर वही बाहर का चाउमीन चल रहा है, मैगी चल रही है, मोमोज सबसे ज्यादा आजकल लोग खाते हैं। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, और खासकर बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल करें ताकि इस तरह की बीमारियों से बच्चे बच सके? जी देखिए, जैसे सर ने, डॉक्टर मनोज ने बताया कि ब्रोंकाइटिस के रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक्यूट और क्रॉनिक दो चीजों में डिवाइडेड है हमारा ब्रोंकाइटिस। और एक्यूट के रीजंस होते हैं वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और भी बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहीं ना कहीं पोल्यूशन से होगा, या फिर इरिटेंट से होगा, या फिर कोई एलर्जन से होगा। तो अगर हम एलर्जेंस की बात करें तो एलर्जन जैसे डस्ट और स्मोक से आप एलर्जिक हैं तो आप उसको अवॉइड करें। फेस मास्क का पहनना बहुत जरूरी है अगर आप डस्ट और स्मोक से एलर्जिक हैं। सेकेंडली, बच्चों के अंदर हैंड हाइजीन का बहुत महत्व है कि उनको इन्फेक्शन ना मिले एक दूसरे से, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी हमेशा ये रहती है उनका हाथ नोज और मुंह की तरफ हमेशा छोटी छोटी चीजों में चला जाता है। वो फ्लोर पे हाथ लगाया, मुंह के अंदर हाथ चला गया, दरवाजे को टच किया, लिफ्ट को टच किया, मुंह के अंदर हाथ चला गया। कोविड में भी हम यही समझाते थे। तो हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार आप अपने हैंड को वॉश करने का कोशिश करें। थर्डली, जो आप बता रहे हैं खाने पीने का, खाने पीने में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बात करेंगे। जैसे कि अगर आप सिट्रिक फ्रूट्स, जैसे लोगों को बड़ा लगता है कि मेरा संतरा खाने से गला खराब हो जाता है, जबकि मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई उसमें तो विटामिन सी है, ये तो आपकी और इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपका पहले गला खराब हुआ है, शायद तब आपको संतरे के ऊपर एक वो आ गया है कि संतरा खाने से गला खराब हुआ है, जबकि इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। तो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट से इम्यूनिटी बनेगा। अच्छा, जैसे एयर पोल्यूशन के समय में हम कहते हैं कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, लिक्विड इंटेक बढ़ाइए, जिससे आपके जो टॉक्सिन्स हैं जो ब्लड में आए हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, वो फ्लश आउट हो जाएंगे किडनी के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से। तो आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, ठीक, और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए। सिट्रिक फ्रूट्स का फायदा रहता है हमेशा। वेजिटेबल्स खाइए,
एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जिससे लंग्स का स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। स्मोकिंग को बंद करना बहुत जरूरी है जिससे आपके लंग्स का इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो खराब ना हो, और उसकी वजह से जो है आपके इन्फेक्शंस बड़ा इजीली हो जाते हैं आपके लंग्स में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक फ्रूट को, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल सीजन है जैसे मानसून सीजन में ग्रीन, से पहले वाले से गर्मियों में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थे तो हम वी कैन टेक। सर्दियों में तो सबसे ज्यादा होते हैं, पालक होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती सर्दियों हैं में भी होते हैं, सर्दियों हाँ। में भी हम खाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें सर बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं हमेशा प्रोसेस्ड फूड के अगेंस्ट रहता हूँ। जो आपने चाउमीन का नाम लिया, जो बर्गर्स का नाम लिया, ये सब चीजें प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जो नेचुरली जो पाए नहीं जाते, जो नेचुरली हमें मिलते नहीं है, जिनको किसी तरह से बनाना पड़ता है, जिसके अंदर कुछ एडेड टेस्ट फ्लेवरिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं, तो वो जिसमें एडेड कलर्स डालने पड़ते हैं, तो वो दैट इज अ प्रोसेस्ड फूड। तो वो जब भी डलते हैं तो आजकल बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं जिसमें कलरिंग एजेंट्स आर कार्सिनोजेनिक। Processed flavoring agents can lead to many other illnesses. They can lead to decrease in या immunity also. सीधे यूं कहें कि स्वास्थ्य और स्वाद में से एक चुन लीजिए। अगर स्वाद चुनते हैं तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वाद को भूलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्वाद को भूलने की जरूरत है। 3 खास मेहमान डॉक्टर मनोज जी, डॉक्टर पीयूष जी और प्रोफेसर अमित आर्या जी, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आपने अपना